अभी तक हमने समझा कि कैसे फ्रांस में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, लोगों के अंदर जो गुस्सा था सिस्टम को लेकर, क्योंकि वो सिस्टम उन्हें उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में अनेबल था, या वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो सब लोगों को उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी कर पाता। जैसे कि एक ब्रेड के टुकड़े के लिए भी लोगों को बहुत सर्वाइवल करने में मुश्किल हो रही थी, ब्रेड का टुकड़ा हासिल करने में भी। और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो लगातार टैक्स लगा रही थी, चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही थी, तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। तो ये गुस्सा फाइनली एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ। तो आपने अभी तक ये देखा कि एक खाली ट्रेजर यानी कि खाली ख़जाना होने की वजह से और अपने लेविश लाइफस्टाइल होने की वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्सेस को बढ़ा दिया था, चीज़ें महंगी हो गई थी। लेकिन ये टैक्सेस जो थे ये रिच पर लगने की बजाय, अमीर लोगों पर लगने की बजाय पुअर लोगों पर इन टैक्सेस को लगाया जाता था, जिनकी इनकम ऑलरेडी ही बहुत कम थी। तो लुइस 16 जो थे उन्होंने टैक्स को बढ़ाया, तो उसकी वजह से फ्रांस के लोग जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस सब को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें एस्टेट्स जनरल को उसने इनवाइट किया नए टैक्सेस का जो प्रपोज़ल था उसको पास करने के लिए। एस्टेट्स जनरल एक्चुअली में क्या था, वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें टू विच द 3 एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें जो तीनों एस्टेट्स के लोग थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें भेजा करते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन इस मीटिंग को कब किया जाएगा ये कंट्रोल सिर्फ मोनार्क यानी कि किंग के पास था। और पिछली बार ये जो मीटिंग थी 1614 में हुई थी, 1614। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग को बुलाया ताकि नए टैक्सेस को लेकर प्रपोजल्स पास किए जा सके और वो टैक्सेस को बढ़ा सके। नाउ वर्साइल्स का जो हॉल था वो इन सबको इनवाइट किया गया वहाँ पर, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जिन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट बिठाया गया था। और जबकि जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे 600 मेंबर्स, उनको पीछे की तरफ खड़े होने के लिए कहा गया। थर्ड एस्टेट जो थी इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो थर्ड एस्टेट के अंदर से यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थी उसके बाद जो थर्ड एस्टेट आता था, जो कि आप कहते हो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, या फिर पढ़े लिखे लोग थोड़े बहुत जो थे उसमें प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, वो सभी उसके अंदर आते थे। तो वो लोग थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो ज़्यादा समझदार हैं और थर्ड एस्टेट की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो उसके लिए पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स जो थी उनको वहाँ पर एंट्री नहीं दी गई थी, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी और डिमांड्स जो थी उसको 40,000 लेटर्स उन्होंने लिखकर वहाँ पर सेंड किए थे अपनी तरफ से अलग अलग लोगों ने। यानी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उन लोगों की कि 40,000 लेटर उनको लिखकर भेजने पड़े। और एस्टेट्स जनरल की जो वोटिंग थी वो पहले भी इस बेसिस पर होती थी कि हर पर्सन के पास एक अपना वोट होगा, जैसे आज के टाइम पर होता है डेमोक्रेसी में। तो इस मीटिंग में भी लुइस 16 जो था वो इसी तरीके से ही इस प्रैक्टिस को करवाना चाहता था। लेकिन जो थर्ड एस्टेट्स के मेंबर थे उन्होंने कहा कि अब सबको मिलकर ये मीटिंग करवाई जाए, हर मेंबर जो है, जो थर्ड एस्टेट का मेंबर है, उसके भी वोटिंग राइट्स यहाँ पर रखे जाएं, क्योंकि जो पहले मीटिंग्स होती थी उसमें थर्ड एस्टेट को कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो नई मीटिंग जो थी उसमें थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि जब हमारी बात सुनी जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास वोटिंग राइट होना चाहिए, तभी हमारी बात का मतलब बनेगा। तो ये रूसो ने, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने, वो एक फ़िलासफ़र थे
उन्होंने अपनी बुक में ये बात बोली कि एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के सेक्शन से बिलोंग करता हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास में से आता हो। अब किंग ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर चले गए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने खुद को फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर देखा। तो अब जब किंग ने लोगों के इस प्रपोज़ल को, जो थर्ड एस्टेट के प्रपोज़ल को इनकार कर दिया कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, तो इससे गुस्से में आकर लोगों को समझ में आ गया कि ये किंग जो है हमारी हेल्प करने के लिए किसी भी तरीके के मूड में नहीं है। इसके माइंड में सिर्फ अपने ही सेल्फिश मोटिव्स चल रहे हैं और ये हमें कभी भी हमारी प्रॉब्लम से बाहर आने में हेल्प नहीं करेगा। तो लोगों ने 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स। यानी वर्साइल्स के जो ग्राउंड था, एक टेनिस कोर्ट का ग्राउंड था वहाँ पर वर्साइल्स के अंदर, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और वहीं पर उन्होंने एक डिक्लेरेशन की कि हम सब मिल के एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं और एक कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, वी स्वोर नॉट टू डिस्पर्स, कि यानी कि तब तक हम हार नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपने मोटिव में सक्सेसफुली मोटिव को अचीव नहीं कर लेते हैं। और वो मोटिव क्या था कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नाउ इसे हम टेनिस कोर्ट ओथ भी कहते हैं। इसके ऊपर आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखना। नाउ अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे फ्रांस के लिए जिसमें मोनार्क यानी कि जो किंग और क्वीन है उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाएगा और इनका जो हेड था वो मिराबियो और एबेसाइज थे। मिराबियो जो खुद एक नोबल यानी कि रिच फैमिली में पैदा हुआ था, वो ये मानता था कि सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेजेस जो हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ स्पेशल तरह के लोगों को, जैसे कि फ्यूडलिज्म, जिसमें कि ज़मींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ज़मींदार जो होते थे, ज़मीनों के मालिक, उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। और मिराबियो जो खुद एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था इसी तरह की, वो इसके अगेंस्ट था। तो उसने अपने जर्नल्स यानी कि अपनी जो राइटिंग्स थी जो वो लिखा करता था, उसमें बड़ी पावरफुल स्पीचेस वो लोगों को सुनाया करता था और लोग उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और दूसरी तरफ एक और जो यहाँ पर हम बात करें एबेसाइज की, जो कि शुरुआत में एक प्रीस्ट था, उसने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था। उसके अंदर उसका नाम उसने रखा था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। जबकि नेशनल असेंबली जो थी वो वर्साइल्स में बिज़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बाकी का जो फ्रांस के अंदर हिस्सा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई थी तो फसल जो थी वो ख़राब हो गई थी और ब्रेड का प्राइस लगातार बढ़ रहा था। बहुत बार क्या होता था, बेकर्स जो थे वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते थे और सप्लाईज़ को, जो ब्रेड की सप्लाईज़ थी उसको होर्डिंग करते थे उसकी, यानी कि उसको अपने पास इकट्ठा करके उसकी शॉर्टेज क्रिएट करते थे सामान की मार्केट में और फिर उसे महंगा बेचा करते थे। तो कई कई घंटों तक लोग लाइनों में खड़े रहते थे बेकरीज़ के बाहर, और जो औरतें थी जो अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए वहाँ पर ब्रेड के लिए लाइनों में खड़ी होती थी, वो गुस्से में आकर दुकानों में घुस गई। और उसी टाइम किंग ने ये ऑर्डर किया पेरिस के अंदर कि अपने ट्रूप्स को एंटर करने के लिए, कि अब वो लोग आके लोगों को मारना शुरू करें या लोगों के ऊपर एग्रेशन यूज़ करें। 14 जुलाई को जो गुस्से में क्राउड था वो बेस्टिले में घुस गया और उसने जो प्रिजन था बेस्टिले का उसको तोड़ दिया। कंट्री साइड में यानी कि गांव वाली तरफ ये र्यूमर फैल गया था, ये अफवाह फैल गई थी कि द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स
who were on their way to destroy the ripe crops। के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो किंग है उसने ऐसी एक पूरी आर्मी को, यह अफवाह फैलाई गई कि आर्मी को हायर किया है जो कि लोगों की क्रॉप्स को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। नाउ डर की वजह से लोगों में ये डर था कि अगर उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, जो पीजेंट्स थे उन्होंने आसपास के एरियाज़ को पूरे तरीके से सीज़ कर दिया, मतलब सील नहीं किया, सॉरी सीज़ कर लिया, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया। और वहाँ पर जो जगहें थी जहाँ पर उन्हें लगता था कि कुछ उन्हें मिल सकता है, उन जगहों को चेटॉक्स कहा जाता है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। उनको उन्होंने लूटा और किसी भी तरह का कोई भी जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट था सामान के रिगार्डिंग वो सारे जला दिए ताकि उसका कोई प्रूफ ही ना बचे। और बहुत सारे नोबल्स जो थे वो अपने घरों से भाग गए और दूसरे देशों में चले गए। नाउ लुइस 16 जो था, जब उसने देखा कि उसके अपने लोग उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसने नेशनल असेंबली को फाइनली एक तरह से एक्सेप्टेंस दे दी और इस बात को मान लिया कि उसकी जो पावर्स है वो अनलिमिटेड नहीं रहेंगी। अब उसकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन उस पर रोक लगाएगी। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक नया लॉ पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम जो था, जिसके अंडर लोगों को टैक्सेस देने पड़ते थे और दूसरे कई रूल्स मानने पड़ते थे, उस रूल को, उस लॉ को ख़त्म कर दिया गया। क्लर्जी के जो मेंबर्स थे, क्लर्जी यानी कि जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, चर्च के जो पादरी होते हैं, फादर, उन्हें भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ा। टाइथेस जो कि टैक्स लगाया जाता था उसे भी हटा दिया गया, जो चर्च टैक्स लगाता था। और जो ज़मीन चर्च के पास थी उसे भी उससे छीन लिया गया। तो इससे फाइनली गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवरेज के एसेट्स आ गए और गवर्नमेंट अब अपना जो कर्ज़ा था उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट के पास अब फाइनली अवेलेबल हो चुका था सब कुछ जो उसे चाहिए था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ जो नेशनल असेंबली थी, जब हमने देखा कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर ली 1791 में, और जैसा हम जानते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मोनार्क है यानी कि जो किंग और क्वीन है उनके पावर्स को लिमिटेड करना। और ये जो पावर्स थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, अब ये पावर्स जो थी किसी एक इंसान में के हाथ में आने की बजाय सब में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इनको डिवाइड कर दिया गया था, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, जिसमें एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 तरह के लेवल्स बना दिए गए थे। और इससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें मोनार्क तो है, यानी कि किंग तो है या क्वीन तो है, लेकिन उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो किंग जो है या क्वीन जो है उसके पास पावर्स अनलिमिटेड नहीं होंगी, उसकी लिमिटेड पावर्स होंगी। और देश के अंदर जो 3 तरह के सिस्टम यहाँ पर बना दिए गए, एक जुडिशरी जिसमें जजेस होते हैं, ठीक है, और ये जजेस जो हैं ये मेक श्योर करते हैं कि जो लॉ है वो सही तरीके से अप्लाई किया जाए। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव होगा जिसमें एक किंग होगा, और किंग उसको जो पावर्स दी जाएंगी वो लेजिस्लेचर तैयार करेगा, जिसमें नेशनल असेंबली के अंदर 745 मेंबर्स आएंगे और आम आदमी जिनको वोट करेगा वो आगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। और लेजिस्लेचर ने 2 तरफ अपना कंट्रोल दिया, जो पॉलिसीज़ वो बिल्स बनाते थे, जो रूल्स बनाते थे लेजिस्लेचर, उसको अप्लाई करने का कंट्रोल जो था वो किंग और उसके मिनिस्टर्स को दिया गया, जैसे कि एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। ऑल्दो डेमोक्रेसी में किंग नहीं होता, तो यहाँ पर किंग के होते हुए डेमोक्रेसी को एक तरह से अप्लाई करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पर भी अभी भी सोसाइटी में कुछ हिस्सा ऐसा था जिसको वोट करने का राइट नहीं था, और वो बहुत बड़ा हिस्सा था। एक्टिव सिटीजन्स में
सिर्फ 4 मिलियन लोग आते थे, जबकि टोटल पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो 28 मिलियन की थी। तो पैसिव सिटीजन जो थे उसमें कम से कम 3 मिलियन मैन आदमी आते थे, और बाकी की औरतें और बच्चे और यूथ जो 25 साल से छोटे थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा गया था, यानी वो लोग जिन्हें वोट देने का राइट नहीं है। तो अब ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखा जाए तो एक तरह का इनजस्टिस था उन लोगों के साथ जो कि फ्रांस के सिटीजन्स थे। नाउ अब इसमें कुछ कंडीशंस को रखा गया था कि वोट देने का राइट वुमेन को तो है ही नहीं, मेन में भी वोट देने का राइट सिर्फ उन्हीं को ही था जो टैक्स पेयर्स की हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं उन्हें एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था। एक्टिव सिटीजन्स मतलब जो गवर्नमेंट के डिसीजंस में या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, यानी जो राइट आज हम सबको फ्री में मिलता है पैदा होते ही, उन राइट्स के लिए फ्रांस में पहली बार जब रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों को उसके लिए भी बहुत लड़ना पड़ा, और उससे पहले तो वो राइट्स भी नहीं थे जो थोड़े बहुत लोगों को बाद में मिले भी। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास आज जो राइट्स हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम वोट देने जाते हैं। आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे थोड़े से और आपको वोट देने का राइट मिलेगा तो बहुत सोच समझ के वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो राइट है जिसके थ्रू आप अपनी बात को सामने रख सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल लाइफ में कुछ भी बोलते रहोगे, उससे कोई ख़ास असर नहीं आएगा जब तक कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज ना हो सके। तो सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको वोटिंग के राइट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। नाउ अब जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की गई फ्रांस की, उसमें राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न के साथ एक डिक्लेरेशन दी गई, जैसे कि राइट टू लाइफ, यानी कि ज़िंदा रहने का जो हक़ है वो सभी को है, बोलने का हक़ है सभी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन जो आप सोचते हो उसको एक्सप्रेस करने का हक़ है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। नेचुरल मतलब जो नेचर आपको देती है राइट्स, और इनअलाइनेबल मतलब जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि सिटीजन्स के जो नेचुरल राइट्स हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करें। नाउ अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स तैयार किए गए, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक के अंदर बॉक्स 1 में देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। ज़्यादातर लोग जो थे वो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, तो इसीलिए ऐसी इमेजेस और ऐसे सिंबल्स बनाए गए जो विच वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स, क्योंकि प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू तो सबको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था। बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ सकते थे या लिख सकते थे। तो इसीलिए ऐसी इमेजेस को तैयार किया गया जो कि इस तरह के साइंस के थ्रू लोगों को जो मेन इम्पॉर्टेंट आइडिया है फ्रीडम का या जो इक्वालिटी का आइडिया है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें से पहला था ब्रोकन चेन। इसमें चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो एक ब्रोकन चेन का मतलब टूटी हुई चेन ये शो करती है कि इंसान जो है वो फ्री है, अब उसको कोई बांध नहीं सकता। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, यानी कि कई रॉड्स को मिला के एक इकट्ठा बंडल अगर तैयार किया जाता है तो वो शो करता है कि स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में है, यानी अगर मिलजुल कर रहेंगे तो ताकत रहेगी, अगर अलग अलग हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसी तरीके से द आई विद अ ट्राइंगल लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये जो आई है, आँख है, ये नॉलेज को शो करती है कि द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, कि सूरज की जो रोशनी है वो इग्नोरेंस को ख़त्म कर सकती है। इसी तरीके से सेप्टर,
जो कि सिंबल था रॉयल पावर का, राजा रानी की पावर्स का। ऐसे ही स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक स्नेक है, सांप है, जो अपनी खुद की पूंछ को, टेल को बाइट कर रहा है, काट रहा है। ये शो करता है अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी कि एटर्निटी, कि लाइफ जो है वो कहीं से भी शुरू हो और कहीं भी ख़त्म हो, उसका कोई एंड नहीं आएगा। वो एक सर्कल है, वो चलता चला जाता है कि लोग दुनिया में आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। यहाँ पर लाइफ और डेथ जो है वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इसी तरीके से रेड फ्रीजियन कैप, एक कैप जो कि स्लेव्स पहना करते थे जब वो आज़ाद हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड, ये कलर जो है द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। और एक विंगेड वुमेन जो कि लॉ की पर्सोनिफिकेशन, मतलब लॉ को एक तरह से उसको एक एंजल की तरह शो किया गया था। और लास्ट में लॉ टैबलेट जो ये कहता है कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, किसी के लिए स्पेशल या कम प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए उसमें। तो आज का यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू।